उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। अपने पति से कही बातों पर मुझे अफसोस हो रहा था। अगर वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते तो मैं क्यों मरी जाती हूँ। मैंने बड़े बेमन से घर के सब काम निपटाए। माँ ने पूछा भी एक दो बार कि तबीयत खराब है क्या। मेरी तरफ से कोई जवाब न सुन उन्होंने दोबारा टोका, तेरा ध्यान कहाँ है बहू, तबीयत ठीक नहीं है तो जा आराम कर ले। नहीं माँ, बस थोड़ा सिर में दर्द है। माँ तेल उठा लाई और मेरे सर पर तेल लगाने लगी। मैंने मना भी किया पर वो नहीं मानी। उस दिन मेरा मन माँ के गोद में सर रखकर खूब रोने को कर रहा था। न मैंने पति के जैसे बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और न ही उनके जितनी समझ, पर फिर भी मुझे इतना समझ आ रहा था कि प्यार के लिए शिक्षा उतनी भी ज़रूरी नहीं कि उसके लिए शर्तें रखी जाएं। मैंने अपनी माँ से किसी बात के लिए ऐसे बहस करते नहीं देखा था जैसे पिछली रात को मैंने अपने पति से की थी। कुछ देर को लगता कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, पर फिर दूसरे ही पल माँ का कहना कि कभी पति से बहस मत करना याद आ जाता तो मन दुख से भर रहा था। दीपाली दीदी के आने के बाद खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर पढ़ने में ध्यान लगाना चाहा पर मन कहीं नहीं लग रहा था। बेचैनी इतनी थी कि मन कहीं खुली जगह में जाने का कर रहा था। बाहर तो नहीं जा सकती थी तो खुली हवा में सांस लेने के लिए छत पर चली गई। जब से वापस आई थी एक बार ही मीनल दीदी से बात कर पाई थी, वो भी सिर्फ 2-4 मिनट। उनके छत पर होने की उम्मीद कम ही थी, पर फिर भी उनकी छत पर नज़र चली ही गई। देखा तो मीनल दीदी छत पर तख्त पर बैठी थी, धोए कपड़ों की तह बनाती हुई शायद कुछ सोच रही थी। नमस्ते दीदी, कहाँ खो गई हो आप? मेरी आवाज़ सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नमस्ते आध्या, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप किन ख्यालों में खोई थी? अरे मैं कहीं नहीं खोई थी, बस मायके की याद आ जाती है कभी कभी। अच्छा ही हुआ तुम आ गई। जब से तुम मायके से वापस आई हो सास की बीमारी में ही व्यस्त रही। अब कैसी है माताजी? वो अब ठीक हैं। 2-3 दिन से ऊपर अपने कमरे में आई हूँ। मैंने चेहरे पर थोड़ी हंसी लाकर कहा, ये तो अच्छी बात है कि वो ठीक हो गई, पर तुम अपनी सास के पास सोती रही तो गगन बाबू तो तुम्हारे पास आने का बहाना खोजते रहते होंगे। उनकी बात सुन रात की बात याद आ गई, पर उसका असर आंखों में उतरे और दीदी पड़े। इससे पहले ही मैंने पीठ उनकी ओर करके कहा, दीदी इतना समय कहाँ मिलता है? आप बताओ आपकी नौकरी कैसी चल रही है और हमारे भैया कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है आध्या, और वो भी ठीक हैं। आध्या तुझे पता है एक बात? उनकी आवाज़ गंभीर थी। क्या बात दीदी? आध्या, शादी के कुछ महीने बहुत मज़ेदार बीतते हैं, पर उसके बाद आदमी लोग रात को बिस्तर में आकर रोज़ एक ही तरह से सब वही काम करने लगते हैं, जैसे उसने पढ़ाई की तरह ये भी कहीं से सीखा हो, या यूँ कहो कि बस उसे अपने पेट भरने की ही पड़ी रहती है। पेट भरते ही मुंह फेर कर सो जाओ। आदमी क्यों नहीं समझते कि जैसे हम एक जैसा खाना नहीं खा सकते तो प्यार एक जैसे ही कैसे किया जा सकता है। शुरू में मैंने तुझे अपने निशान दिखाए थे ना, कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैं उन्हें सुनना चाहती थी, इसलिए बीच में न टोक कर कहा, हाँ दीदी आपने दिखाए थे। आध्या, मैं अपने पति के साथ प्यार में डूबी रहती थी, चाहे वो मेरे आसपास हो या ना हो, पर कुछ बदल रहा है तो मैं सह नहीं पा रही हूँ। उनकी उदासी की वजह भी कहीं ना कहीं मेरी उदासी से मेल खाती लग रही थी। दीदी आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा हो तो आप अपनी बात भैया को समझा सकती हैं। आप दोनों ही काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो आप ज़्यादा सोचिए मत और आज ही अपनी बात कह देना। मेरा ऐसा कहते ही मीनल दीदी की आंखों में चमक आ गई। बोली, तुम ठीक कहती हो, मैं बात करूँगी। तुम बहुत समझदार हो आद्या, तुम अपनी बात कभी नहीं कहती। मैं बातों को फिर उसी जगह नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए बात को बदल कर पूछा, दीदी आप मुझे इंग्लिश बोलना सिखा सकती हो? हाँ क्यों नहीं आध्या, मैं ज़रूर सिखाऊंगी और मुझे बहुत खुशी होगी। बोलना सीखना चाहती हो ना? कल से कॉपी और पेन भी लेकर आना।
ठीक है दीदी, मैं ले आऊँगी कहकर उनसे विदा ही लेने वाली थी कि मैं रुक गई। दीदी मैं भी आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं कहूँगी, अपने पति से भी नहीं कहूँगी। पूछ, क्या पूछना है? दीदी मेरे पति को लगता है कि मैं बहुत छोटी और नासमझ हूँ। क्या आपको भी ऐसे लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत समझदार हो और छोटी कहाँ हो, इतनी सुंदर युवती दिखती हो। पर गगन बाबू ऐसा क्यों कहते हैं? पता नहीं दीदी, वो तो मुझसे बात ही नहीं करते। मेरा मन करता है उनके पास जाने का, उनसे बहुत सारी बातें करने का, पर वो तो मुंह फेर कर सो जाते हैं हमेशा। मेरी बात खत्म होते ही आद्या दीदी मुस्कुरा दी और बोली, मैं लड़का होती ना तो तुझे खूब प्यार करती और मस्ती करती। मुझे भी हंसी आ गई उनकी बात सुनकर। आद्या, तुम्हारे पति समझ रहे हैं कि तुम उम्र में छोटी हो, इसलिए वो तुम्हारे बड़े होने का इंतज़ार कर रहे होंगे। पर उनको पता नहीं कि हम लड़कियों में जब शारीरिक बदलाव आने शुरू होते हैं तो हमारा मन लड़कों का हमें देखना और छूना या उनका चूमना अच्छा लगने लगता है। ऐसा ही लड़कों के साथ भी तो होता है। हम सब उम्र के इस दौर से गुजरते हैं। उनकी बातें सुन मैंने कहा, ठीक है दीदी, फिर हम बड़े होने का इंतज़ार करते हैं। वो बोली, हाँ आद्या, मैं जानती हूँ कि तुम में बहुत उत्सुकता है पति पत्नी के रिश्ते को लेकर, और होनी भी चाहिए। तुम ऐसा करो, हमारे गगन बाबू के आने से पहले अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाया करो और साड़ी को मेरी तरह पहना करो। जब अपने कमरे में आया करो तो साड़ी का पल्ला खुला छोड़ा करो। पीठ और कमर तो दिखे कम से कम तुम्हारी, तुम तो खुद को लपेटे रखती हो। अब ये सब बातें सास या अपने पति को मत बताना, वो मुझे बेशर्म कहेंगे और हमारा मिलना भी बंद हो जाएगा। चलो अब नीचे जाकर काम करते हैं और कल से पढ़ाई शुरू, कहकर वो तय लगे कपड़ों को लेकर चली गई। और मैंने भी कहा कि मैं किसी को न कहूँगी, कल आती हूँ कह मैं भी नीचे आकर घर के कामों में लग गई। नीचे तो आ गई थी, पर मीनल दीदी की बातें दिमाग में चल रही थी। रात का खाना बनाकर कुछ समय मिला तो दीदी की ही किताब देखने लगी। मैं अपना ध्यान अब इंग्लिश पर ही लगाना चाहती थी। मुझे अपने पति को 3 महीने में सीख कर दिखाना था। पर जो दीदी ने आज कहा, क्या वैसे करना चाहिए या नहीं, ये भी एक अनोखी उलझन थी, क्योंकि सोच तो यही रही थी कि 3 महीने बाद ही बात करूँगी। पर मीनल दीदी की सलाह मुझे उकसा रही थी कि ये भी करके देख ले आद्या। रात का खाना सबको खिलाकर रोज की तरह पति का इंतजार था। सास ने कहा कि आद्या खाना ऊपर ही ले जा, वो गरम तो खाता नहीं, जब खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो दिन भर का थका हारा मेरे पैर दबाने बैठ जाता है। कितना ही मना करो हटता नहीं। सासू माँ की आवाज़ में बेटे के लिए प्यार और गर्व दोनों महसूस किए थे मैंने। सासू माँ की बात मान मैं खाना कमरे में लेकर आ गई। केशव भैया के कमरे से रोशनी आ रही थी, उनके आने का इंतज़ार तो करना ही था। तो मैंने भैया का दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाज़ा खुला है भाभी, आ जाओ। मैं अंदर चली गई। भैया आप काम कर रहे हैं तो मैं जाती हूँ। वो एक मोटी सी किताब खोले बैठे थे। हाँ भाभी, सर ने कुछ काम कहा था, वही कर रहा था, कहकर उन्होंने किताब मेज पर रख दी। आप बैठो और बताओ क्या काम था। आप वैसे तो मेरे कमरे में कभी नहीं आती। केशव भैया, मुझे 10वीं कक्षा की इंग्लिश की किताब ला दो, मुझे पढ़नी है। सिर्फ इंग्लिश क्यों, मैं सब सब्जेक्ट की ला देता हूँ। नहीं भैया, अभी सिर्फ इंग्लिश की ही लाना। ठीक है भाभी, मैं कल ही ले आऊँगा। नीचे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो समझ गई कि मेरे पति आ गए हैं। वो ऊपर आते तब तक मैंने मीनल दीदी ने जैसे कहा वैसे ही अपनी साड़ी को ठीक करने लगी। साड़ी ठीक करके मैंने अपने आप को शीशे में निहारा और मन फिर अभिमान से भर गया। क्या कमी है मुझ में। तब तक पति देव कमरे में आ गए। मैंने उन्हें शीशे में ही देख लिया था।
कभी मैंने उन्हें यूं अपने साथ भले ही पीछे खड़े थे देखा नहीं था। दिल में आया कि मुझसे दिखने में कमतर ही दिखते हैं। तो क्या कहते हैं, हाँ याद आया मुझसे 19 ही हैं, फिर भी बस पुरुष होने का कितना अभिमान है। पता नहीं क्यों ये ख्याल मेरे मन में इस पल आया कि उन्हें अभिमान ही है, शायद पढ़ाई का या फिर पिता के जाने के बाद घर को चलाने का, या फिर शायद दोनों ही। कितनी देर अपने आप को और निहारोगी, फुर्सत हो तो खाना भी दे दो। उनकी आवाज़ सुनकर लड़की से पत्नी का चेहरा अपने आप ही लग गया। जी अभी आई कहकर झट से हाथ धोकर दोनों थाली लगा दी। तुम खाना बहुत अच्छा बना लेती हो, मेरे पति ने मुझे कहा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा शायद मीनल दीदी के सुझाव का असर है, तभी तो उन्होंने कहा, वरना खाना बनाते हुए तो अरसा हो चला था मुझे। उन्होंने 2-3 बार खाना खाते खाते नज़रें उठाकर देखा भी, ये सब मेरे लिए तो नया ही था, पर आज उनकी आंखों में कुछ अलग सा दिख रहा था जो मेरी समझ से बाहर था। पर उनके देखने भर से ही इतना खुश थी कि मैंने वो अलग सा भाव नज़रअंदाज कर दिया। खाना खाकर वो नीचे माँ को देखने चले गए। उनको सोता देखकर वो वापस कमरे में आकर अपने बैग से कुछ कागज़ में लिपटा चूर्ण जैसा खाकर पानी पी लिया। आप ये क्या खा रहे हो, मैंने धीरे से पूछा तो बोले, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो आयुर्वेदिक दवा लेकर आया था। किसी ने बताया कि जल्दी फ़ायदा करेगी तो ले आया। अब सुबह माँ को मत कहने लगना, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी, समझी? हाँ समझ गई, मैं किसी को नहीं कहूँगी। वो पलंग पर लेट गए और मैं कुछ देर तो यूं ही खड़ी रही। फिर मैं भी लेट गई, पर आज वो मुंह फेर कर नहीं सोए थे, मुझे ही देख रहे थे। उस दिन उन्होंने मेरा पहली बार खुद हाथ पकड़ा तो मैं शर्मा गई। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। जब उन्होंने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो आध्या, मैं अपने गालों की गर्मी को महसूस कर रही थी। न जाने कितने दिनों से मैं इस पल का इंतज़ार कर रही थी। दूसरे ही पल उनकी हाथ की पकड़ काफ़ी सख्त महसूस की मैंने। मीनल दीदी की बातें भी सब याद आ रही थी और रेशमा की कितनी ही बातें याद आने लगी थी। एक मीठा सा एहसास मुझे गुदगुदा ही रहा था। अचानक उन्होंने जैसे मुझ पर हमला बोल दिया हो। गुदगुदाने वाला एहसास छूमंतर हो गया और मैं इस अचानक हमले से अपने आप को संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। बहुत जल्दी है ना तुझे हर काम करने की, देख रहा हूँ जब से मायके से आई हो कुछ ज़्यादा ही मरी जा रही हो पति पत्नी वाले रिश्ते को जीने के लिए, कहकर उन्होंने अपना पूरा वजन मुझ पर डाल दिया। कुछ देर वो कुछ तो करते रहे, पर मेरी समझ में बस कुछ अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। पर ये प्यार तो नहीं था, न ही मैंने उनमें कुछ जोश ही महसूस किया। जल्दी ही वो मेरे ऊपर से हटकर चुपचाप लेट गए। ये तो वो कुछ भी नहीं था, न मीनल दीदी वाला प्यार था, न ही रेशमा वाला। जितना मुझे उन दोनों से समझ आया वो इन सब से अलग था। पूरी रात यही सोचने में ही बीत गई कि क्या मुझे इसी का इंतज़ार था, क्या सब ऐसे ही करते होंगे। पर रेशमा तो बहुत खुश थी, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मुझे क्यों नहीं वैसा लगा जैसा तब लगा था जब गुरुजी ने छुआ था। सवाल बहुत थे, पर पति का प्यार पाने का उत्साह ठंडा हो गया था। मेरी दिनचर्या एक डर्रे पर चल ही रही थी। बस जब खाली होती खुद ही पढ़ने बैठ जाती। जो मुश्किल लगता वो डिक्शनरी में ढूंढती या मीनल दीदी से पूछती। मीनल दीदी वाकई एक अच्छी टीचर हैं। उन्होंने मुझे टेंसेज, वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउन और एडजेक्टिव बहुत अच्छे से समझाए। हिंदी से इंग्लिश में बदलना सब सिखा रही थी। साथ ही साथ बोलने की प्रैक्टिस करवाती रहती हैं। बाकी जो रह जाता वो केशव भैया और दीपाली दीदी भी मदद करते रहते। एक दिन मैंने अपने पति को कहा, टमोरो इज हॉलीडे सो वी ऑल कैन गो फॉर मूवी। वो मेरी शक्ल देखने लगे। 3 महीने हो गए हैं। सीखना कभी ख़त्म तो नहीं होता, पर मुझे लगता है कि अब आप मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं होंगे। माँ तो अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी, इसलिए मैंने सबके साथ का कार्यक्रम बनाया था।
इन दिनों मेरे पति मेरे पास हफ्ते में 2-3 दिन आते और नोच खसोट कर 10-15 मिनट में शांत होकर सो जाते। मैं देखती थी कि वो हमेशा वो दवा खाते थे। समझ नहीं आ रहा था कि अगर ठीक नहीं हो रहे तो किसी और डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते। 1-2 बार कहा भी तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है। फिर मैंने कभी नहीं टोका। मैंने इन दिनों कुछ किताबें भी पढ़ी थी जिनमें फेमिना सरिता और गृह शोभा जैसी, जिनमें व्यक्तिगत समस्याओं की एक कॉलम आता था, जिनमें औरतें अपनी परेशानियां लिखती थीं और उनके जवाब मांगती थीं। ऐसा लगता कि हर समस्या मेरी ही है। बहुत सारी जानकारियां भरी हुई हैं। सोचकर अपने ऊपर हंस देती। मीनल दीदी ने एक दिन कहा था कि पति को अपनी कमी सुनना पसंद नहीं होता। बस यही सोचकर मैंने अपने पति से कभी कुछ नहीं कहा। मैं एक ही रात में या कहूँ कुछ मिनटों में ही समझदार हो गई थी। काफ़ी कुछ था जो मैंने धीरे धीरे समझा, जो मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। औरतों की इच्छा की कोई कीमत नहीं, मैं ये समझ गई थी। खैर अगले दिन हमने बाहर खाना खाया और फिल्म भी देखी, पर हम दोनों ही गए थे। मेरी सास ने ही कहा कि तुम दोनों घूम कर आओ और बाहर ही खाना खा कर आना। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मीनल दीदी छुट्टियों में अपने मायके चली गई थी तो और अकेलापन लगने लगा था। दीपाली दीदी भी पढ़ाई में बिजी रहने लगी थी और केशव भैया अपनी नौकरी से लेट आने लगे थे। ऐसा लगता था कि सिर्फ माँ और मैं ही खाली थे। पर एक बदलाव ने दस्तक दी थी मेरी ज़िंदगी में। एक दिन पास के बाजार से सब्जियां और फल लेने गई तो वहां एक दुकान की दीवार पर कुछ पर्चे लगे हुए देखे तो रंग बिरंगे पर्चे देख मैं पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि वेस्टर्न डांस सिखाने की एकेडमी खुली है सड़क पार करके सामने बने फ्लैट्स में। मैंने दुकान वाले से पेन और पेपर मांगा तो उसने वैसा ही पर्चा मेरे हाथ में देकर बोला, एक साहब रख कर गए हैं, ये पेपलेट्स आपको चाहिए तो आप ये ले जाओ। मैंने वो पेपर अपने पर्स में रख लिया। मुंबई के तौर तरीके सीख रही थी। यहाँ गांव जैसी पाबंदियाँ नहीं थी। न ही रात को औरतों के बाहर जाने की मनाही थी। वैसे तो मेरी सास भी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाती थी। घर आकर अपनी सास से डांस सीखने की बात पूछी तो वो बोली कि अब ये विदेशी नाच सीखकर क्या करेगी आध्या, अब शादी को भी 2 बरस हो गए हैं, तुम दोनों मुझे पोता पोती दिखाने का सोचो। मैं सास की बात सुनकर शर्मा गई। फिर न जाने क्या सोचकर वो बोली, जाकर कल पता कर ले और सीख ले जो सीखना है, पर पहले गगन से भी पूछना है। उसकी ना तो ना। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि कम से कम मेरी सास को मेरी इच्छा का मान तो है। मेरी माँ को कितना गुस्सा आया था जब मैंने नृत्यशाला में जाने को पूछा था। सोचकर एक बार फिर मुझे अपनी सास पर बहुत प्यार आ गया और उनकी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई थी। मेरी सास रेशमा की सास से अलग थी। ये सोच मुझे बहुत खुशी होती थी। दीपाली दीदी और केशव भैया भी तो कितने अच्छे हैं, सोचकर भावना और मयंक की याद आ गई। कुछ रोज़ पहले चिट्ठी आई थी भावना की, सब ठीक है और रेशमा की बेटी हुई है लिखा था। दीपाली दीदी और केशव भैया के सामने फिर मेरी सास ने रात को खाना खाते हुए डांस की बात छेड़ दी तो दोनों ने बहुत खुश होकर कहा, हाँ भाभी ज़रूर सीखो, वैसे भी बोर हो जाती होंगी सारा दिन घर पर। अब बारी पति से इजाज़त लेने की थी तो उन्होंने भी मना नहीं किया। कई दिनों बाद वो मुझसे बोले, कुछ और नहीं जानना तुमने, अब तो जान गई कि ना पति पत्नी क्या करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब जान गई हूँ। जो समझ नहीं आया था वो भी समझने लगी हूँ। मेरे ऐसे जवाब पर उन्होंने मुझे घूरा, पर अब ऐसे उनके देखने का डर भी ख़त्म हो गया था। सो मैं अपने काम में लग गई। अब ना उनके छूने का इंतज़ार था, ना मुझ में कोई उत्सुकता थी। क्या कहूँ और कैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल करूँ जिसे मैं अपनी बातों को समाज की बनाई शालीनता की हद में कह सकूं। मुझे ये कहने में शर्म नहीं, ना ही कोई गुरेज की शायद मेरे पति की शारीरिक भूख या प्यास जो भी है वो उनके 5-10 मिनट के उन्माद में पूरी हो जाती होगी।
या ये कहा जाए कि इससे ज़्यादा देर तक रुकना या मुझे देखना उनके लिए ज़रूरी नहीं था, या वो देख पाते ही न थे। पर मैं उसके बाद भी प्यासी ही थी। शारीरिक भूख और ज़रूरत का तो स्त्री को भी एहसास होता ही है, पर न जाने क्यों पुरुष इसे सिर्फ अपने तक ही सोच पाता है। क्यों होते हैं पुरुष इतने संकुचित विचारों के, चाहे फिर मेरा लिखा पढ़ा पति ही क्यों ना हो। मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि इससे अच्छा मैं छूने की उत्सुकता में ही रहती तो अच्छा होता। कुछ कमज़ोर पलों ने मेरे अंदर के एहसासों को पूरा तो किया नहीं, बल्कि और बढ़ावा दे दिया। वो रात फिर मैं अपने पति की आधी अधूरी शिकार बन गई और मेरी आंखें बंद बिना किसी भाव को महसूस किए थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।